मॉर्निंग स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम जो कल वाला टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स और इसकी जो ओरिजिन होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलने वाले जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं उनके बारे में देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उस स्ट्रक्चर के दौरान हम देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रकार से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसकी संरचना को। पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। फिर इनर मेम्ब्रेन और फिर उसके बाद आता है मैट्रिक्स। तो ये जो चारों भाग होते हैं, इन चारों भागों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स वहां पर पाए जाते हैं। जैसे कि इसका जो सबसे बाहर का जो भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कहलाता है आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें मिलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज, काइन्यूरिन हाइड्रोक्सिलेज, इसी प्रकार से NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज। तो ये जो 3 एंजाइम्स होते हैं, ये 3 एंजाइम्स आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। इसी प्रकार से इसके बाद आता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। जो दोनों कलाएं होते हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स होते हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसमें मिलने वाले एंजाइम्स होते हैं, एक होता है एडिनिलेट काइनेज और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एडिनिलेट काइनेज एंजाइम्स कहां पर मिलता है, तो कहां मिलता है? ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के भाग में मिलता है। फिर उसके बाद आता है इनर मेम्ब्रेन, अंतःकला। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो भाग होता है, जो कि क्रिस्टलीनुमा संरचनाएं बनाती हैं, तो वहां पर मिलने वाली जो झिल्ली है उसको क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंतःकला कहते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो F1 पार्टिकल्स हैं, इन F1 पार्टिकल्स में ही ETA सिस्टम संपन्न होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, श्वसन श्रृंखला जो है वो यहाँ पर संपन्न होती है और श्वसन श्रृंखला से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स है वो यहाँ पर मिलते हैं। कौन कौन से एंजाइम? जैसे जो ETA से रिलेटेड एंजाइम्स हैं और साथ ही साथ को एंजाइम्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे NAD है, इसी प्रकार से FAD, साइटोक्रोम, ABC, यूबीक्विनोन, ATP सिंथेटेज, सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं, सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज और ATP सिंथेटेज, ये एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, अंतःकला में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका मैट्रिक्स। क्या आएगा उसके बाद? मैट्रिक्स, आधात्री। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दोनों कलाओं के द्वारा घिरा हुआ जो भाग होता है, जो अंतःकला के बीच का जो क्रिस्टी से घिरा हुआ भाग होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्रॉपलेट्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, DNA है, RNA है, राइबोसोम्स हैं जो पाए जाते हैं, उनको कंप्लीटली हम क्या कर देते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैट्रिक्स, आधात्री। जो मैट्रिक्स में मिलने वाले एंजाइम्स हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो जब हम रेस्पिरेशन का अध्ययन करते हैं तो रेस्पिरेशन दौरान देखते हैं कि उसकी जो क्रेब्स साइकिल होते हैं, वो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पार्ट में संपन्न होती है। तो क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स मैट्रिक्स में मिलते हैं। कौन कौन से एंजाइम? जैसे कि मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स, मैलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। इसी प्रकार से आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स, फ्यूमेरेज, एकोनिटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। इसी प्रकार से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स और बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स, ये कहां पर पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स किस रूप में काम करते हैं? रेस्पिरेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं।
फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जो अपना अगला जो टॉपिक इसमें वो है बायोजेनेसिस। क्या टॉपिक है? बायोजेनेसिस। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जैव उत्पत्ति। माइटोकॉन्ड्रिया की जैव उत्पत्ति को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के विचार लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए। उसमें जैसे एक आता है फ्रॉम वेरियस सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका के जो विभिन्न झिल्लियां होते हैं, इन विभिन्न झिल्लियों के माध्यम से किसका निर्माण? माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण। इसमें माना जाता है कि इस सिद्धांत के तहत, इस थ्योरी के तहत बताया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चर्या के द्वारा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाह्य झिल्ली होती है, उस बाह्य झिल्ली का निर्माण ये करती है। जबकि इसके अंदर जो क्रिस्टीनुमा संरचनाएं होती हैं, उन क्रिस्टीनुमा संरचनाएं का निर्माण किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, नलिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से इनका निर्माण होता है। किसका? क्रिस्टी का निर्माण हो जाता है। और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो डीएनए है, आरएनए है और 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं, वो उसके अंदर एकत्रित हो जाते हैं। और साथ ही विभिन्न प्रकार के ग्रेन्यूल्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? उसके अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से एक कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण वहां पर हो जाता है। दूसरा जो थ्योरी दी गई, बाइफिशन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, जो पूर्व में उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस पूर्व में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। मतलब इसकी ये सिद्धांत ये कहता है कि जो पूर्व में उपस्थित जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका का संस्कृत विभाजन द्वारा होता है या म्यूसिस के द्वारा होता है। संस्कृत विभाजन द्वारा होता है तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसी दौरान क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 अलग अलग डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाता है। और दोनों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंप्लीट मतलब पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचनाओं का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत के माध्यम से हम समझाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है प्री एक्सिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया के फिजन के द्वारा होती है। फिर उसके बाद आता डी निवो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की नए सिरे से उत्पत्ति। जो ये सिद्धांत कहता है कि जब कोशिका का, जैसे हमने पढ़ा था, जब माइटोसिस डिवीजन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसकी जो प्रोफेज स्टेट स्टार्ट होते हैं, तो प्रोफेज स्टेट के दौरान केवल और केवल क्या प्रेजेंट रहता है? वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट हो जाती है और साथ साथ क्रोमोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनेज होते हैं वहां पर क्या होते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। तो कोशिका का जब डिवीजन होता है तो किसका निर्माण होता है? वहां पर केवल न्यूक्लियस का निर्माण होता है और 2 न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन बन जाती है, व्यक्ति बन जाती है और 2 कोशिकाएं बन जाती है। उस दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक प्रकार से नए सिरे से वहां पर उसका निर्माण होता है, नए सिरे से माइटोकॉन्ड्रिया का विकास होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनमें जो इम्पोर्टेंट जो यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंतःप्रदेश जालिका जो होती है, इनके साथ चर्या के माध्यम से किसका निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण वहां पर होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जैविक उत्पत्ति। मतलब एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का विकास क्रम, उत्पत्ति का क्रम। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति को समझने के लिए इस थ्योरी के माध्यम से बताया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का विकास एक प्रकार से जो बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, इन बैक्टीरिया के माध्यम से ही किसका निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। क्यों ये चीज बताए गए? इन्होंने इसके पीछे कुछ कारण बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें बहुत सी समानताएं देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक जो समानता है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो इवोल्यूशनरी जो उत्पत्ति क्रम है, इसमें बताया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किससे होते हैं? बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। और ये जो थ्योरी है, इसको क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति का सहजीवी सिद्धांत। अब यहाँ पर सहज सिम्बायोटिक वर्ड आ रहा है। सिम्बायोटिक वर्ड का मतलब यह है कि यहाँ पर एक प्रकार से 2 कोशिकाएं
दो कोशिकाओं क्या होता है, सिम्बायोट्स हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिल जाती है। तो मिलकर के एक प्रकार से नई जो संरचना का निर्माण करती है वो एक प्रकार से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको समझाने के लिए बताया गया कि एक प्रकार से एक कोशिका हो जाती है वो एनएरोबिक प्रिमिटिव होस्ट सेल्स होती है। एनएरोबिक प्रिमिटिव होस्ट सेल एक कोशिका ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, अवायु श्वसन होता है। और अवायु श्वसन किस प्रकार का, जो मतलब जो अवायु श्वसन होता है मतलब इसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस संपन्न होती है इस कोशिका पूर्व में। फिर क्या हुआ, ये जो कोशिका थी इसमें एक पैरासाइटिक जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया क्या होता है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जो एक एनारोबिक प्रिमिटिव होस्ट सेल थी इसमें एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, वायवीय जीवाणु क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और इंट्रोड्यूस होने के बाद जो एनारोबिक जो होस्ट सेल्स होते हैं वो किस में चेंज होती है, इन दोनों के सिम्बायोटिक कंडीशंस में वो कोशिका, दोनों कोशिकाएं क्या होते हैं, एक दूसरे को, एक कोशिका ने दूसरी कोशिका को क्या कवर कर लिया और कवर करते हो एक प्रकार से वो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो यही ये सिद्धांत इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति को किसके माध्यम से दिखाते हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से दिखाते हैं। अब प्रश्न आता है कि जैसे मान लीजिए अब अगर बैक्टीरिया से जो इसका उत्पत्ति बता रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि एक जो बैक्टीरिया होता है ये तो आपका बैक्टीरिया और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इनमें कौन कौन से कैरेक्टर समान पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है आपका राइबोसोम्स। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जिसके मैट्रिक्स होते हैं उसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें भी बैक्टीरिया में कैसे होते हैं राइबोसोम, 70S टाइप के राइबोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से समान कैरेक्टर्स हैं। दूसरा जो हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो किस प्रकार का होता है, वलयाकार होता है, राउंड शेप्ड होता है, सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है। इसमें भी कैसे होता है, सर्कुलर होता है, वलयाकार होता है। ओके, दूसरा इनमें जो रेस्पिरेशन के श्वसन के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, मीजोसोम्स। क्या पाए जाते हैं, मीजोसोम्स। जैसा हमने देखा था कि जब हम बैक्टीरिया की संरचना का अध्ययन करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो उसकी जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इंटरफोल्ड हो जाती हैं और इंटरफोल्ड होकर के एक प्रकार मीजोसोम नामक संरचना का निर्माण करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो एक प्रकार रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर भी क्या होता है कि जो मीजोसोम्स के समान क्या होता है, इसमें भी जो इनर मेम्ब्रेन्स होती है वो इंटरफोल्ड हो जाती है और इंटरफोल्ड होकर किसका निर्माण करती है, वो क्रिस्टा का निर्माण करती है, क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टा है एक प्रकार मीजोसोम के संरचना समान हम उसको मान सकते हैं। उसके बाद आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और ये बैक्टीरियल सेल्स में भी पाया जाता है। ओके, इसी प्रकार से रेस्पिरेशन की कैपेसिटी, रेस्पिरेशन की जो दक्षता होती है वो दक्षता बैक्टीरिया की लो होती है और इसकी क्या होती है, हाई होती है, उच्च दक्षता होती है इनमें। तो इसी के साथ जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन एंड एंजाइम्स, बैक्टीरिया प्रोटीन और एंजाइम्स का निर्माण करता है नहीं करता, करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, कई बार अपने लिए जो आवश्यक जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं
उनका निर्माण ये खुद कर लेता है। अर्थात जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सेल्फ ऑटोनोमस कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त अंग के नाम से इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। इसी प्रकार से हम द शेप एंड साइज, जो शेप और साइज को हम देखते हैं, इसका आकार को देखते हैं, तो दोनों की आकृति क्या होती है, लगभग बराबर होती है। उसकी भी आकृति रोड शेप होती है, बैक्टीरिया की भी, और माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति भी कैसी होती है, रोड शेप होती है, छड़ाकार होती है। और साइज, दोनों की साइज क्या होते हैं, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, इक्वल सी होते हैं, बराबर सी होते हैं। इनका व्यास भी बराबर होता है, इनकी लंबाई भी बराबर होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स इस चीज को साबित कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, आपस में दोनों में क्या होते हैं, समानताएं पाई जाती हैं। और ये जो दोनों समानता है, इन समानताओं के आधार पर ही इनका जो इवोल्यूशनरी जो ओरिजिन माना जाता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से माना जाता है। और बैक्टीरिया के माध्यम से जो दो बैक्टीरिया एक प्रकार से, दो बैक्टीरियम क्या हुआ, सिम्बायोसिस की प्रोसेस होगी, सहजीविता की प्रोसेस होगी, दोनों आपस में पास पास आ गए और उनके जो आवश्यकता है और उनके साथ साथ उनके जो कार्य हो क्या होता है, इक्वल हो गए। तो इस प्रकार से जो सिम्बायोटिक थ्योरी हो, इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके माध्यम से इसकी इवोल्यूशनरी ओरिजिन को हम माइटोकॉन्ड्रिया की इसको हम समझा सकते हैं। थैंक यू।